Namaste everyone, welcome back to Dr. Pai's Astrology channel. I welcome Piyush Dubey ji, very warm welcome. It's been such a long time now. Namaste. जी नमस्ते। हाँ, काफी टाइम Thank- बाद आपके साथ। खैर, जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो आज का टॉपिक है Saturn transit from the Ruda Lagna. What result it will give? And I'll give it over to Piyush ji. जी हाँ, तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैटर्न आरूढ़ लगन से ट्रांजिट करता है तो क्या रिजल्ट होगा। हम 12 हाउस में नहीं डिस्कस करेंगे, एक स्पेसिफिक ट्रांजिट की हम लोग बात करेंगे जो मैंने काफ़ी देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि वो उसके रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। हम्म। और लेकिन रिजल्ट निगेटिव होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि नेगेटिव बताया, तो अब क्या कर सकते हैं। जो नेगेटिव है तो उसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, फिर भी कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव कर पाए कुछ। और लेकिन प्लस बात। जो खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई मीन हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। आपको जो आप खुद ऑब्जर्व करके देखें कि आप पे अप्लाई हुआ है कि नहीं, उससे भी इट्स गुड। नहीं, कोई भी चीज़ है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं है। आपको कुछ भी मिले, आप चाहे वीडियो देखें, कोई कोर्स अटेंड करें, कुछ भी पढ़ें, आप उसको अप्लाई कीजिए, काम करता है तो यूज़ कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, आप फ्री हैं। ठीक है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ है ही नहीं। उस पर किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, हम भी यही करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सब थोड़ी काम करती हैं। ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों से पढ़ी जो बहुत रेनोवेंट है, नहीं करती काम, तो उसमें क्या, बहुत सारी चीज़ें करती भी हैं, आप छोड़ सकते हैं। आप फ्री हैं। हम्म। बेसिकली हम आरूढ़ लगन से सैटर्न का ट्रांजिट देखेंगे थर्ड हाउस में, कि उस पे उसके क्या रिजल्ट होते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि आरूढ़ लगन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। ठीक है। देखिए, नॉर्मली एक हमारे पास लगन चार्ट होता ही है। ठीक है। अब हम आरूढ़ लगन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आरूढ़ लगन और लगन में डिफरेंस ये, लगन जो भी चीजें दिखाता है, आपका जो लगन चार्ट है, असेंडेंट चार्ट, वो रियल चीजें दिखाता है, वो आपकी रियल आइडेंटिटी। ठीक है। आरूढ़ जो होता है वो माया है एक तरीके से। ठीक। तो वो एक माया को दिखाता है। आरूढ़ आप कह सकते हैं वो सारी चीजें जो टेंजिबल है, जो फिक्स नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगी। ठीक है। लगन से जो चीजें देखते हैं वो काफी फिक्स होती हैं। ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं होंगी। ठीक। जैसे हम लगन से अपना रियल आइडेंटिटी देखते हैं, एक इंसान का एक ह्यूमन बीइंग का जो ओवरऑल बिहेवियर है, वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। हम्म। हम कहते हैं कि लगन से हम बॉडी भी देखते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको बॉडी या शरीर के बारे में देखना तो आरूढ़ लगन देखिए, क्योंकि हमारी बॉडी आज है कल नहीं रहेगी। ठीक है। डेथ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो टेंजिबल, वो फिक्स नहीं है। ठीक है। हम सेकंड हाउस से लगन से वेल्थ देखते हैं। ठीक है। वेल्थ है, फैमिली है। ठीक है। अब जब वेल्थ की बात होती है तो वेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपके लिए पैसा ही वेल्थ हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है तो उस नेटिव के लिए नॉलेज ही सबसे बड़ी वेल्थ होती है। ठीक है। मून सेकंड हाउस में बैठा तो उसको ऐसा ट्रीट करेगा नेटिव कि हमारी मदर हमारे सबसे बड़ी वेल्थ है। लेकिन जब आप वेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, मनी है, बैंक बैलेंस है, अकाउंट, ठीक है, ये सारे टेंजिबल, आज है बैंक कल नहीं होगा। भाई मान लेते हम्म। हैं मोदी जी आज आके कल कह दें कि कल से ये नोट बंद हो जाएगा, खत्म हो गया ना। वो फिक्स तो है नहीं। लेकिन जो वेल्थ होती, मान लेते हैं आपके पास लैंड है, लैंड तो नहीं खर्च, आप खत्म हो सकती ना। हाँ, दूसरा उसको ले ले वो अलग चीज है, लेकिन वो रहेगा एज इट इज। तो जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, या वेल्थ है, करेंसी है, वो सब हम आरूढ़ लगन से सेकंड हाउस से देखते हैं। ठीक। सेवन्थ हाउस से हम मैरिज देखते हैं। ठीक है। लेकिन सेवन्थ हाउस केवल मैरिज का नहीं है। सेवन्थ हाउस आपके ओवरऑल कंप्लीशन का है, कि वो चीजें जो आपको कंप्लीट करती हैं। अब हर आदमी मैरिज करके कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप देखिए, किसी का जुपिटर सेवन्थ हाउस में हो तो नॉलेज से, अपने टीचर से ज्यादा अटैच है, हम्म। क्योंकि उसको लग रहा है कि हमें वही चीजें कंप्लीट करनी हम्म। है। ठीक। इसीलिए तो हम देखिए मैरिज के लिए ऊपर लगन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी से पूछेंगे, हर आदमी कहेगा नहीं, हमको पार्टनर ऐसा चाहिए जो स्पिरिचुअल होना चाहिए, जो इमोशनली मेंटली प्योर होना चाहिए, सब कुछ आप बताएगा। लेकिन कोई आदमी इमोशनली प्योर है, ठीक है, या सही है, अपने थॉट, उसके थॉट्स बहुत सही हैं, ठीक है, ये आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है जज करने। हम्म। हम कहते ही है ना, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, आदमी का फेस कैसा है, फैमिली कैसी, फेशियल फीचर कैसे हैं, वेल्थ कैसा है। अल्टीमेटली देख तो हम यही पाते हैं ना। तो वो सारी चीजें जो फिक्स नहीं है। ठीक है। भाई आज आपका फेस ऐसा दिख रहा, 4 साल बाद अलग हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो इसीलिए हम आरूढ़ लगन देखते हैं, सॉरी, उपपद लगन देखते हैं, जो कि हम ट्वेल्थ हाउस से कैलकुलेट करते हैं। वो भी एक तरीके का आरूढ़ है, ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस का जो आरूढ़ है उसको उपपद लगन कहते हैं। तो वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, कि हमारे फेशियल फीचर कैसे हैं, फैमिली कैसी है, पैसा कैसा है, वो सब हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी कितना प्योर है इमोशनली, ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इसको जज करने का कोई पैरामीटर आपके पास नहीं।
वो तो समय के साथ ही आपको पता चलता है। हम्म। तो जितनी चीजें हैं आरूढ़ वो सारी चीजें दिखाता है जो कि मैनिफेस्ट हो रही है सोसाइटी में। आरूढ़ लगन से हम अपना पब्लिक इमेज भी देखते हैं। हो सकता है लगन आपकी रियल आइडेंटिटी है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आरूढ़ लगन आपका शो कर रहा है कि लोगों के नजर में आपका पब्लिक इमेज ऐसा है कि लोग नहीं समझते आप अच्छे हैं। लोगों का परसेप्शन वही रहने वाला है। अपोजिट भी हो सकता है कि आप बहुत खराब इंसान है, आरूढ़ लगन से लोग इस तरीके से लोगों का परसेप्शन है आपको लेके कि ये आदमी बहुत अच्छा है। तो हम्म। परसेप्शन मैटर करता है। आप देखिए, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, पब्लिसिटी, वो सब हम परसेप्शन बनाने के लिए ही कर रहे हैं ना, रियलिटी थोड़ी है। तो कभी भी आप देखिए तो आरूढ़ आपका पब्लिक इमेज दिखाता है। आरूढ़ वो चीजें दिखाता है जो मैनिफेस्ट हो रही है सोसाइटी में, या कोई भी चीज किस तरीके से मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में, वो आरूढ़ बताता है। जैसे हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। ठीक। नाइन्थ हाउस जो है आपके फॉर्च्यून का होता है। ठीक। लेकिन जब आप नाइन्थ हाउस का आरूढ़ निकालेंगे, तब वो जिस हाउस में आएगा वो बताएगा कि आपका फॉर्च्यून मैनिफेस्ट कहाँ से हो रहा है। मान लेते हैं आपके नाइन्थ हाउस का आरूढ़ जो है सेवंथ हाउस में आ रहा है, तो हो सकता है मैरिज के बाद आपका फॉर्च्यून राइज करे, या रिलेशनशिप हम्म। के बाद, क्योंकि वो आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है। बाकी खैर जिन लोगों को नहीं पता आरूढ़ निकालते हैं, आरूढ़ आपके सॉफ्टवेयर में दिया रहता है, एल लिखा होगा आरूढ़ लगन। या अगर नहीं भी आता आपको कैलकुलेट करना, तो बहुत सिंपल है कि आपका लगन लॉर्ड देखिए कहाँ बैठा है आपके चार्ट में। लगन से वहां तक काउंट कर लीजिए, और वहां से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लीजिए। जो हाउस आएगा वो आपका आरूढ़ लगन हो जाएगा। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है कि आरूढ़ लगन कभी भी आपका फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस में नहीं हो सकता। अगर वो फर्स्ट या सेवंथ हाउस में आ रहा है तो वहां से 10 काउंट कर लीजिए, तब जो हाउस आएगा वो आरूढ़ हो जाएगा। कुछ लोग इस एक्सेप्शन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अगर आप करते हैं तो इस तरीके से कीजिए, नहीं करते तो फिर जो आया है नॉर्मल कैलकुलेशन करके वही आप आरूढ़ ले लीजिए। तो इस तरीके से हम आरूढ़ लगन कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाल सकते हैं, मेथड सेम रहने वाला है। तो लगन का आरूढ़ बता रहा है आपका मैनिफेस्टेशन। ये एक आपकी रियल आइडेंटिटी, दूसरा पब्लिक इमेज क्या है, या सोसाइटी में आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। इसी तरीके से किसी भी हाउस का आरूढ़ उस हाउस का मैनिफेस्टेशन है। ठीक। जैसे सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, सेकंड हाउस का आरूढ़ आप निकाल लीजिए। ठीक है, वो क्या शो करता है। अब सेकंड हाउस के हिसाब से हो सकता है आपके पास बहुत वेल्थ हो, सेकंड हाउस के आरूढ़ में सैटर्न जैसा प्लेनेट आ जाए, लोगों का माइंडसेट इस तरीके से होगा आपको देखे कि इस आदमी के पास बिल्कुल पैसा नहीं, या खुद आप इसी तरीके से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सा वेल्थ होता है, लेकिन इस तरीके से रहते हैं कि नहीं दिखाना नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड हाउस का निकालना है तो सेकंड हाउस लॉर्ड देखते हैं कहाँ पे है, फिर वहां से 10 places अवे, राइट? नहीं, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस से वहां तक काउंट कर लीजिए, फिर वहां से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लीजिए, तब जो हाउस आएगा वो सेकंड हाउस का आरूढ़ हो जाएगा। अगर इस तरीके से कैलकुलेट करने पे सेकंड हाउस का आरूढ़ सेकंड हाउस में ही आ रहा है, या वहां से सेवन्थ एट्थ हाउस में आ रहा है, तो वहां से 10 काउंट कर लीजिएगा, तब जो हाउस आएगा वो आरूढ़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हम्म। चार्ट में। हम्म। ये देखिए। तो आप किसी भी हाउस का आरूढ़ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया, आप मुझे शेयर करने का परमिशन दें। हो गया। ठीक है। ओके। ये देखिए। हम्म। थैंक यू। आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये चार्ट है। हम्म, चलिए तो सारे एक्सेप्शन वाले। जैसे यहाँ पे लगन लॉर्ड वीनस है, वो सेकंड हम्म। हाउस में बैठा, तो लगन से वीनस तक काउंट किया, वन टू, फिर वहां से टू और काउंट कर लीजिए, तो वन टू, तो थर्ड हाउस आपका आरूढ़ हो जाएगा, मतलब आरूढ़ लगन। फर्स्ट हाउस का आरूढ़ आपका थर्ड हाउस में आ गया, तो इसको हम आरूढ़ लगन कहेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नाइन्थ हाउस का निकालना है, तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में, तो नाइन्थ हाउस से काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक। हम्म। यहाँ से फिर फाइव और काउंट कर लीजिए, तो एक्वेरियस आ जाएगा आपका नाइन्थ हाउस का। ठीक है। मान लेते हैं इसी तरीके से नाइन्थ हाउस का आरू नाइन्थ हाउस में आता है या थर्ड हाउस में आता है अपने से सेवन्थ में, तो वहां से 10 काउंट कर लेते, तब जो आता वो आपका नाइन्थ हाउस का आरूढ़ होता। जैसे हम्म। आप यहाँ पे देखिए, आरूढ़ लगन निकालना है, मतलब फर्स्ट हाउस का आरूढ़, तो लगन लॉर्ड सेवन्थ में बैठा है, तो लगन से सन तक काउंट कीजिए जो लगन लॉर्ड है, तो 7 आ जाएगा। यहाँ से फिर 7 काउंट करेंगे तो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा आपका आरूढ़ लगन। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है, 1 और 7 में हो नहीं सकता, तो यही लगन से आप 10 काउंट करेंगे तो टॉरस आएगा इस नेटिव का आरूढ़। हम्म। ठीक। जैसे आप एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा हुआ है,
तो 1 से काउंट किया 1 ही आ गया, तो आरूढ़ लगन फर्स्ट हाउस में ही आ गया। तो फर्स्ट हाउस आरूढ़ हो नहीं सकता, तो यहाँ से 10 काउंट कर लीजिए, जेमिनाई आ जाएगा आपका। हम्म। ठीक, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाल सकते हैं। 12th हाउस का जो आरूढ़ निकालते हैं उसको हम कहते हैं उपपद लगन, वो हमारे मैरिज, हमारे स्पाउस के लिए देखा जाता है। ठीक, ओके। तो अलग अलग हाउस का भी हम आरूढ़ कैलकुलेट करते हैं, और जो आपने आरूढ़ लगन निकाला है फर्स्ट हाउस का, उससे भी 12 हाउस हम देखते हम्म। हैं। तो उसके अपने डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक, तो हम जो बात करने वाले हैं आरूढ़ लगन की, जैसा हमने कहा ना, आरूढ़ किसी भी चीज का आपका मैनिफेस्टेशन है, कि वो मैनिफेस्ट कैसे हो रही, क्यों, क्योंकि आप ये देखिए, कोई भी चीज है, मतलब मान लेते हैं आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो है टेम्पल में एक स्टैचू रखा हुआ है ना, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, और कुछ नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। हम्म। तो आप कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में होगा, वो होगा कैसे, ये अलग बात है, लेकिन वो किसी ना किसी के थ्रू तो मैनिफेस्ट होगा, कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में वो मैनिफेस्ट होगा। जैसे अब हम कहते हैं कि कोई हमें हेल्प करेगा, ठीक है, हमने प्रे किया ईश्वर से, ठीक है, ईश्वर खुद नहीं आ रहा है, पर किसी के थ्रू तो हमारी हेल्प हो रही, हम्म। तो वो इवेंट उसके थ्रू ही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो आरूढ़ है, इसीलिए आरूढ़ को एक माया भी कहते हम्म। हैं। आरूढ़ एक तरीके का माया है, इल्यूजन, रियलिटी नहीं है, आप समझिए। हम्म। मेक ठीक, सेंस। लेकिन हम इस सोसाइटी में जो रह रहे हैं, उसमें हम माया में ज्यादा जी, रियलिटी में कितने लोग जी रहे हैं? भाई आप हम्म। बताइए, आपका मैरिज क्या रियलिटी पे होता है क्या? पहले हमारे अरेंज मैरिज होती थी, वो भी एक तरीके का मार्केटिंग था, 4 रिलेटिव ने बताया वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है, हो गया ऐसा वैसा, मैरिज हो गया, मैरिज के बाद कुछ और निकला। यस। भाई हर जगह आपका एक तरीके से मार्केटिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, रियलिटी किसी को नहीं पता है। हम्म। मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, 7th हाउस जो मैरिज का है, 7th हाउस पब्लिक लाइफ का है। ठीक, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, मैरिज हो गया, वो तो रियलिटी आपको तब पता चलेगी जब आप साथ रहना शुरू करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, पहले थोड़ी पता चलता है। जैसे हम्म। एस्ट्रोलॉजी का एक डिक्टम है, 7th हाउस में अगर मेलेफिक प्लेनेट है, तो आदमी ज्यादा काइंड हार्टेड होता है, हेल्पिंग होता है, कंपेशनेट होता है। हम्म। लेकिन अब ये भी है कि 7th हाउस में मेलेफिक है तो मैरिड लाइफ खराब होती हम्म। है। आप कभी भी मैं। देखिए, 7th हाउस में मेलेफिक होंगे तो आदमी बहुत हेल्पिंग होगा, काइंड हार्टेड होगा, उसका जो है पब्लिक लाइफ अच्छा होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ खराब होता है, लेकिन पब्लिक इमेज अच्छा होता है। तो दोनों अपोजिट चीजें हैं। कैसे, आप देखिए, जितने सेलिब्रिटी होंगे, एक कॉमन उसमें लें अगर आप, पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको उनका पर्सनल लाइफ प्रॉब्लमेटिक ही दिखता है। ठीक है, किसी के 2 मैरिज हुए, 4 हुए, डाइवोर्स हो गया, नहीं हुए तो चूंकि वो पब्लिक लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो उनका पर्सनल लाइफ खराब है, पब्लिक लाइफ अच्छा है। ठीक, लेकिन उनका पब्लिक इमेज खराब ही होता है। अब आप किसी भी कॉमन आदमी से पूछे, बॉलीवुड या हॉलीवुड वाले, अरे ये सब ऐसे ही होते हैं, उनकी लाइफ अच्छी, लेकिन इमेज तो आदमी की नजर में खराब है। पॉलिटिशियन के बारे में पूछे, सारे नेता करप्ट होते हैं, इमेज, लेकिन वही पॉलिटिशियन सामने आ जाए तो हम पैर पकड़ लेंगे। हम्म। उसका पब्लिक लाइफ एक्टिव है, तो उसका पब्लिक लाइफ एक्टिव है, लेकिन पब्लिक इमेज उसकी खराब है, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लमेटिक है। 7th हाउस हम्म। में मेलेफिक है, तो यही होता है, आपका पब्लिक लाइफ अच्छा होगा, पर्सनल लाइफ खराब होगा, लेकिन पब्लिक हम्म। इमेज आपका खराब। हम्म। बेनिफिक होते हैं तो आदमी थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। ठीक, बेनिफिक आपको सद्बुद्धि देते हैं, आप पहले अपने बारे में सोचेंगे, तो ऐसे आदमी का पर्सनल लाइफ अच्छा होता है। पब्लिक लाइफ या तो होता ही नहीं है बिल्कुल, या जीरो, क्योंकि हम्म। उसको पब्लिक से ज्यादा मतलब नहीं होता। हम्म। पब्लिक इमेज अच्छा होता है, पब्लिक लाइफ खराब है, पब्लिक इमेज अच्छा है, क्यों? क्योंकि जब आप पब्लिक के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो पब्लिक लाइफ है नहीं, या खराब है, कोई आपके पास नहीं आएगा। पब्लिक इमेज आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, तो ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, तो इमेज आपका हमेशा अच्छा रहेगा, वो आदमी तो मतलब ही नहीं रखता। लेकिन जब मेलेफिक होता है तो पब्लिक लाइफ अच्छा होता है, लेकिन पब्लिक इमेज खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी को प्रॉब्लम होगी, वो आपके पास ही आएगा। जब आप कुछ करेंगे तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, तो आपकी इमेज बन जाएगी। जैसे मार्स है, आप दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी इमेज बन गई कि ये आदमी लड़ता रहता है। लेकिन पब्लिक लाइफ अच्छी है, जिस किसी को प्रॉब्लम होगी वो आपके पास ही आएगा कि चलिए उसकी लड़ाई लड़िए, या किसी के साथ इंजस्टिस हो रहा है। सैटर्न 7th हाउस में तो आपका पब्लिक लाइफ खराब है, सॉरी, पब्लिक लाइफ अच्छा है, पब्लिक इमेज खराब हो जाएगा। सैटर्न क्या है? बर्डन, पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुख दर्द, कोई आदमी परेशान आपके पास आ रहा है, ठीक है, हम्म। लेकिन इमेज आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी तो दुखी रहता है हमेशा। या। वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है ना, तो आप देख सकते हैं।
ठीक है भाई, जब सेवंथ हाउस है मैलेफिक है, आदमी इतना काइंड हार्टेड, सबकी हेल्प कर रहा है, तो मैरिड लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो पब्लिक का भी है सेवंथ हाउस। तो उसी तरीके से आप आरूढ़ को देख सकते हैं। हम्म। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां हम रियलिटी में पूरी तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी। ठीक है, हम कितने भी स्पिरिचुअल हैं, उनको जानता कौन है जो लोग वाकई स्पिरिचुअल है? हम तो देख उन्हीं को रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आ गए, जिन्होंने वैसे कपड़े पहने हुए बहुत अच्छे से। पहला इंप्रेशन तो वही है, हमारे कपड़े, हमारा इमेज, वो हमारा पहला इंप्रेशन। या, वेरी इसीलिए ट्रू। आरूढ़ लगन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम प्रोफेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरूढ़ लगन में जो राशि या प्लेनेट आ रहा है उसके लॉर्ड को चेक कीजिए, उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन मिलेगा। क्यों? प्रोफेशन आपका पब्लिक इमेज पे बेस है, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन पब्लिक में इमेज आपका ऐसा बन जाए कि वो लोग नहीं समझते कि आपके पास नॉलेज है, नहीं आएंगे आपके पास। क्या हम्म। करेंगे आप उस नॉलेज? लेकिन वेरी आपका ट्रू। इमेज ऐसा है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी, भीड़ लगी हुई है। वो बात की बात है कि अब उनको पता चलेगा इस आदमी के पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीजें जरूरी, लेकिन पब्लिक इमेज भी जरूरी है। तो आरूढ़ लगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कभी भी प्रोफेशन चेक कीजिए, आरूढ़ लगन में कौन सा प्लेनेट आ रहा है, राशि को देखे, उसका रोल मिलेगा आपके प्रोफेशन। बिकॉज इट्स अ perceived इमेज ना, हाँ, विद लोगों का परसेप्शन है। ठीक है, या। मतलब अब अगर लोगों के दिमाग में माइंड सेट बन गया कि ये आदमी इस लायक नहीं है, तो आप कितना भी कर लें, लोगों का इमेज चेंज नहीं कर सकते जब तक वो चेंज, और जब तक चेंज होगा नहीं तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप पब्लिक लाइफ में एक्टिव, हम्म। चाहे हमारे यहाँ एक फेमस पॉलिटिशियन है मान लेते हैं, लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन गया है कि ये आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हम्म। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि उस आदमी के पास स्किल नहीं है। स्किल है कि नहीं है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप हम्म। हमारे यहाँ हिस्ट्री देखिए, हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में देखिए, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन बहुत ही ज्यादा इनकेपेबल रहे होंगे, हम्म। वो भी बन गए ना, हम्म। जिनको हम लोग कहते हैं कि ये आदमी कैसे बन गया। तो पब्लिक इमेज की बात है भाई, पब्लिक का या, परसेप्शन था कि नहीं ये अच्छा लीडर हो सकता है, बन गए। रियलिटी वेरी में थे ट्रू। कि नहीं थे? हम्म। तब देखिए, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इस क्राइटेरिया पे हम देखेंगे, हमने जज कर लिया कि ये आदमी इनकेपेबल है, इसके पास हम्म। स्किल नहीं, तो आपको बहुत सारे लोग हिस्ट्री में ऐसे मिल जाएंगे, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बहुत सारे प्रोफेशन में, जिनको आप शुरू में देख लेंगे तो कहेंगे ये आदमी कैपेबल ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी रिसेंट का आपको बताता हूँ। हम तो ज्यादा मूवी देखते नहीं, तो एक लोग हैं हमारे, उन्होंने कहने लगे आप शाहरुख खान को शुरुआत में देख लीजिए, तो उसका फेस देख के कहीं से लगता ही नहीं कि हीरो हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो लेकिन अब वो बाद में इतने सक्सेसफुल हो गए। तो खेल तो पब्लिक इमेज का था ना, वरना उनसे स्मार्ट और हैंडसम लोग आए नहीं सक्सेसफुल हुए। यस। या। तो स्किल तो चाहिए ही आपके पास, वो एक क्राइटेरिया है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर केवल स्किल के बेस पे होता तो आप बहुत सारे लोगों को देखिए जो बहुत स्किल्ड थे, कुछ नहीं कर पाए, लोग उनको जानते नहीं। और बहुत सारे लोग थे जिनके पास वो स्किल नहीं था, इनकेपेबल थे, और वो सक्सेसफुल हो गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर बन गए। हम्म। वेरी लोगों को ट्रू। लगता था बहुत आदमी कैपेबल है। तो पब्लिक इमेज का या पब्लिक का क्या परसेप्शन है लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस। हम्म। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी के साथ रह रहे हैं, हमारा नाम भी पब्लिक इमेज का पार्ट है, वरना उसकी भी हमको जरूरत नहीं है। इसलिए आप संन्यास लीजिए तो सबसे पहले नाम ही चेंज कर देते हैं कि आपका आइडेंटिटी छूट जाए। ठीक। हम्म। बहुत सारे लोग आरूढ़ लगन को इग्नोर करते हैं, बट आरूढ़ लगन बहुत मैटर करता है, आप जब भी चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। हम्म। तो हम जो बात कर रहे थे सैटर्न के ट्रांजिट की, ठीक है, कि हम लगन से 12 हाउस में तो देखते ही हैं, ठीक है, अलग अलग हाउस में जहां जाएगा। तो आप देखिए, सैटर्न के ट्रांजिट को रीड करना है तो एक कॉमन फैक्टर ये है, मोस्टली हम डबल ट्रांजिट रीड करते हैं, ठीक है, सैटर्न जुपिटर। ठीक, मैं आपको एक सिंपल बेसिक बताता हूँ, आपको सैटर्न का ट्रांजिट देखना है तो आप करें, देखिए क्या है कि सैटर्न का ट्रांजिट नेगेटिव नहीं होता है। सैटर्न क्या करता है, सैटर्न आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग देता है। अगर हम्म। सैटर्न का ट्रांजिट नहीं होता, आप सोचिए, तो हमारे चार्ट में सैटर्न किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है, ठीक, तो जिस हाउस में सैटर्न बैठा हुआ, केवल हम उसी हाउस को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सीरियस होते हैं कि हमें यही काम पूरा करना है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा होता है 2.5 ईयर में, जिस हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होगा, सडनली उस हाउस को लेकर हम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम सीरियस, कि हमको ये हम्म। काम भी करना है, ये भी लाइफ का पार्ट है। हम्म। ठीक, उसके पहले तक हमारा फोकस उस हाउस पे नहीं होता। और जैसे ही हम्म। 2.5 ईयर बाद सैटर्न नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, तब हमको याद आता है कि हमने जिस हाउस में सैटर्न था उस पर ज्यादा फोकस किया, आगे वाले हाउस को इग्नोर किया, तब सडनली आप उसके लिए एक्टिव हो जाएंगे, नहीं नहीं ये भी जरूरी है। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल 6th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो 2.5 ईयर नेटिव का फोकस इस पे रहेगा कि हमको फ्रीडम चाहिए, सिंगल रहना है, करियर पे फोकस करना है, जॉब पे फोकस करना है, हेल्थ पे करना है। उससे आप मैरिज की बात करेंगे तो शायद वो उसको इग्नोर करें।
जैसे 2.5 ईयर बाद सैटर्न 7th हाउस में होगा, सडनली उसको रियलाइज होगा नहीं, टाइम हमने तो ज्यादा टाइम जो है 6th हाउस पे दे दिया, करियर या हम्म जॉब पे। रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैरिज भी करना है, रिलेशनशिप भी करना है। हम्म आप जब सैटर्न के ट्रांजिट को रीड करेंगे तो यही है, सैटर्न जिस हाउस में जाता है आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग देता है कि भाई लाइफ का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म और इसीलिए सैटर्न जब भी किसी हाउस में ट्रांजिट करता है, तब आपको ये फील आएगा कि नहीं, पिछले वाले हाउस में हमने ज्यादा फोकस किया, ज्यादा टाइम एनर्जी स्पेंड किया, और आगे हाउस और बाकी चीजों को इग्नोर किया। तो हर 2.5 ईयर बाद वो आपको याद दिलाता रहता है ये भी काम जरूरी है। तो आपकी इसी एनर्जी डिफरेंट एरियाज में एक्टिवेट होती है उस टाइम पे। बिल्कुल भाई, सैटर्न कर्मों का कारक है, तब हम वहां एफर्ट लगाना शुरू करते हैं। हम्म आप कभी भी नोटिस कीजिए कि आपका सैटर्न, फॉर एग्जांपल लियो लगन मान लेते हैं, अभी 8th हाउस में चल रहा है, ठीक है, इसके पहले सैटर्न 7th हाउस में था, तो आप देखेंगे हम्म 2.5 ईयर आपका फोकस 7th हाउस पे रहा होगा। हम्म बिजनेस पे फोकस करना है, रिलेशनशिप पे फोकस करना है, आप उसमें एकदम टाइम एनर्जी सारा एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। हम्म और जिस हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा होता है, हमारे अंदर फिर एक अननोन फियर होता है कि यही हमारी लाइफ लाइन है, इसको ही सही करना है। हम्म जैसे ही सैटर्न पाइसिस में गया, आपको सडनली रियलाइज हुआ होगा बिजनेस और करियर और रिलेशनशिप पे ज्यादा हमने टाइम स्पेंड कर दिया और बाकी हम्म चीजों को इग्नोर किया। अब आप 8th हाउस को लेके एक्टिव हो गए, हम्म कि साधना करना, आइसोलेशन में रहते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं। 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का है, हम्म ठीक है। 8th से 2nd हाउस में दृष्टि डाला, फैमिली पे ध्यान देते हैं, हम्म जबकि इसके पहले आप नहीं दे रहे। अब जब ये 9th हाउस पे जाएगा तो आप 9th हाउस पे फोकस करेंगे। इस तरीके से हर 2.5 ईयर बाद जहां सैटर्न ट्रांजिट करेगा, उस हाउस में या उस पे जो प्लेनेट बैठे, उसको लेके हम एकदम सीरियस हो जाते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी कर्म हमको करना है। या तो हमको याद दिलाता है, उसमें निगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं है। निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये आपके चार्ट में योग पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे साढ़े साथी, तो साढ़े साथी खराब नहीं होता, वो तो आपके चार्ट में योग क्या है, कौन सी दशा चल रही है, इस पे मैटर करता है। बट आप हम्म देखेंगे सब साढ़े साथी हो रहा होगा ना, तो साढ़े साथी के फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा, जब सैटर्न मून से 12th हाउस में होता है, तो आदमी अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली, इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होता है। हम्म जैसे ही सैटर्न जो है सेकंड फेज में आएगा साढ़े साथी के मून के ऊपर, ठीक, तो आदमी को रियलाइज होता है कि जिन लोगों के, जिन फ्रेंड्स रिलेटिव या जिन लोगों के ऊपर हमने टाइम और इमोशन और एनर्जी स्पेंड किया, वो यूजलेस थे, इतना नहीं करना चाहिए। फिर सडनली आदमी आइसोलेशन में जाने लगता है, कोई मतलब नहीं, बस अपने ऊपर ध्यान दें। हम्म उसको ये लगता है कि जिन लोगों पे हमने टाइम वेस्ट किया वो इस लायक ही नहीं थे। हम्म इसीलिए कई बार आप देखिए सैटर्न वेस्टेज का कारक है, तो सैटर्न जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा होता है, उस चीज की उतनी वैल्यू नहीं होती, हम उससे ज्यादा टाइम एनर्जी और प्राइस पे करते हैं। जैसे एक हम्म नेटिव का मुझे याद है, 4th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा था, तो उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की नॉर्मल से ज्यादा रेट पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमको ये लगता है सैटर्न वाले हाउस में अब नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा, अब तो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि उसके पहले तो हम ध्यान नहीं दे रहे होते उस हाउस पे। जब सैटर्न हम्म आता है तब हमें याद आता है, तो हमको लगता है अब तो बहुत लेट हो गया, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो फिर हम किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, तो ज्यादा टाइम और एनर्जी पे कर देते हैं, ज्यादा प्राइस पे कर देंगे। उन्होंने ज्यादा प्राइस पे किया तो उन्होंने कहा हमने ज्यादा प्राइस पे लिया ये। जैसे हम्म 7th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होने लगा, अब नेटिव को याद आया कि नहीं, मैरिज भी करनी है, ठीक है। अब उस नेटिव का थॉट आप समझिए कैसा है, कि जो पार्टनर मिल जाए आप कर लेते हैं मैरिज, ऐसा ना हो कि ये भी छूट जाए, क्योंकि इसके पहले तो ध्यान ही नहीं दिया था। हम्म इसके पहले हम डिले कर रहे थे, नहीं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। सैटर्न डिले का कारक है। सैटर्न वाली जगह पे हमको थोड़ा परफेक्शन भी चाहिए रहता है, कि और चीजें परफेक्ट हो जाए। अब जब 7th हाउस में जिनके भी सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा होगा, ठीक, तो आप देखेंगे कि उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं, हम्म ठीक। तो ये बहुत सारे केस में है। आप बहुत सारे आप देखिए, वर्गो लगन वालों के साथ ये है कि जब 7th हाउस में ट्रांजिट होने लगा सैटर्न का, तो अब उनको लगता है कि नहीं, अब तो कर ही लेना चाहिए मैरिज। जैसे कुछ केसेस हैं ऐसे, तो उनको लगता है अब तो एज हो गया, अब जो प्रपोजल आया इससे भी मना हो गया, बात नहीं तो आगे क्या होगा। क्योंकि इसके पहले तो बिल्कुल सीरियस थे नहीं। तो ये ट्रांजिट को रीड करने का बहुत आसान तरीका है, सैटर्न आपको बता रहा है। जहां जाए आप सीरियस हो जाइए, या वो आपको सीरियस करेगा कि ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप पहले से उस पर ध्यान देंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप एकदम एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। आरूढ़ लगन से हम देखते हैं, तो देखिए 3rd हाउस से आरूढ़ लगन जब आपका आ जाए किसी भी हाउस में, तो जिस हाउस में आरूढ़ लगन आ रहा है, आरूढ़ लगन से 3rd हाउस देखिए, जब वहां पे सैटर्न का ट्रांजिट होगा, तो वो टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल होता है आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम्म हमने देखा है, अगर आप, वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा, अगर आपके चार्ट में कोई ऐसा योग है उस समय, ठीक है, बना हुआ, कि जो आपको सीवियर हेल्थ ट्रबल दे सकता है, तो हमने देखा है कि अगर आपको हेल्थ ट्रबल है और आरूढ़ लगन से 3rd हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा हो, या उसकी दृष्टि पड़ रही हो ट्रांजिट के सैटर्न की आरूढ़ लगन से 3rd हाउस में, तो वो प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर और क्रिटिकल हो जाता है।
वो डिपेंड करेगा कितना सीवियर होगा आपके चार्ट में, किसके योग है। अब मान लेते हैं किसी के चार्ट में कैंसर का योग है तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। किसी के चार्ट में कोई हम्म। नॉर्मल बीमारी का योग है तो उसके हिसाब से सीवियर होगा, वो आपके चार्ट में और दशा पे डिपेंड करेगा। बट आरूढ़ लगन से जब भी सैटर्न का ट्रांजिट आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में होता है या सैटर्न की दृष्टि पड़ रही होती है ट्रांजिट के, तो हेल्थ में क्रिटिकल प्रॉब्लम देता है। कई बार हमने देखा एक्सीडेंट हो गया लोगों का। अब आपके चार्ट में योग भी ऐसे ही बने हुए हैं थर्ड हाउस में, या कोई ऐसे योग बने हो जो दशा और ट्रांजिट में एक्टिव है, तो प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगा। तो हमने देखा वो 2.5 ईयर का पीरियड बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, आदमी को प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए आपको, अगर पहले से पता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, ये कब हमने देखा है, और ये भी माना जाता है कि अगर आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा हो तो अगर आपके चार्ट में ऐसे योग है, प्रॉब्लम क्रिटिकल है, तो आदमी का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले हम्म। से क्लियर कर दें, डेथ केवल आप आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस से सैटर्न के ट्रांजिट से नहीं देखेंगे, पूरा लॉन्जिविटी का कैलकुलेशन होता है। मतलब ये एक रीजन है उनमें से। ठीक है, लेकिन आपको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम तो दिखाएगा ही। जैसे बहुत बार क्या होता है, हमने देखा कुछ ऐसी प्रॉब्लम, जैसे कैंसर के पेशेंट आ गए। अब क्या होगा हमारा, हमने मोस्टली नोटिस किया या तो सैटर्न उनके आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, या ट्रांजिट के सैटर्न की दृष्टि पड़ रही थी। तो उनको हम्म। क्लियरली बताते हैं कि देखिए ये 2.5 ईयर आपके लिए क्रिटिकल ही होने वाले हैं, जब तक सैटर्न यहाँ है। जब यहाँ से सैटर्न आगे मूव ऑन कर जाएगा तभी आपको रिलीफ मिलेगा, हम्म। या बाकी भी किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, या उनको पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप वार्न कर सकते हैं भाई सैटर्न आपका आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में जाने वाला है, तो आप पहले से ट्रीटमेंट या प्रिकॉशन लीजिए, इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिटिकल होगा। हम्म। समझ रहे हैं आप? तो ये हमने कई बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस में हमने देखा है। ठीक है, हम्म। लेकिन वो प्रॉब्लम तो देता ही है। तो जब भी आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में अब सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा हो या दृष्टि पड़ रही हो, तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है, अवेयर हम्म। रहिए आप। दृष्टि पड़ेगी तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है, सैटर्न वहां ट्रांजिट कर रहा है उसी राशि में आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है। और ये केवल इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये केवल आप अपने लिए नहीं देख सकते, आप किसी भी रिलेटिव के लिए दे सकते हैं। जब आप फर्स्ट हाउस का आरूढ़ निकालेंगे तो वो आपका आरूढ़ लगन हो गया, वहां से थर्ड हाउस में देखिए। इसी तरीके से आप किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाल लीजिए और फिर उससे थर्ड हाउस देख लीजिए, तो उस रिलेटिव का पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मदर के बारे में देखना चाहते हैं, किसी भी चार्ट में, जैसे यहाँ फोर्थ मदर के बारे में देखना है, तो पहले फोर्थ हाउस का आरूढ़ निकालिए। फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठा है, तो फोर्थ हाउस से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर। फिर यहाँ से 9 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फोर्थ हाउस का आरूढ़ एट्थ हाउस में आ गया। ठीक है, अब इस एट्थ हाउस से थर्ड हाउस कौन सा पड़ेगा, जेमिनाई। तो जब जेमिनाई में सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो मदर को अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो सीवियर हो सकती है, सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। इंटरेस्टिंग। इस तरीके से आप किसी भी रिलेटिव के लिए देख सकते हैं। बस हम्म। आपको उस हाउस का आरूढ़ कैलकुलेट करना, फिर वहां से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट देखना। इंटरेस्टिंग। हम्म। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो है क्रिटिकल होता है। और कई बार हमने देखा पहले से कोई प्रॉब्लम चला आ रहा था, हमने उसको इग्नोर किया तो वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है लगन से, लगन हमारी हेल्थ है, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस हमारी फिजिकल फिटनेस बताता है। ठीक है, थर्ड हाउस एफर्ट का है, करेज का है, हमारी फिजिकल फिटनेस बता रहा है। थर्ड हाउस आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बताता है, वो सब हमारे फिजिकल फिटनेस से लिंक्ड है। लेकिन एक्चुअली आपको फिजिकल फिटनेस अगर देखना है तो हम आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस देख रहे हैं, क्योंकि जो आपका बॉडी और शरीर है वो तो आरूढ़ लगन है। ओके। तो हम्म। वहां जब भी सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए, बस इतना से आपका सूत्र है। तो किसी के भी चार्ट में हो रहा तो आप देखिए, और आप अपने लिए देख सकते हैं, अपने रिलेटिव के लिए देख सकते हैं कि जहां भी सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा हो वो किस हाउस के आरूढ़ से थर्ड में पड़ रहा है। तो उस हम्म। रिलेटिव के लिए प्रॉब्लम होगा, हमने कई सारे लोगों को देखा है। ठीक है, जब तक हम्म। वहां सैटर्न रहेगा, बीच में सैटर्न हम्म। रेट्रो भी होता रहता है तो उस टाइम थोड़ा रिलीफ आपको शायद मिल जाएगा, बट ओवरऑल जब तक वहां सैटर्न रहेगा ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। ओके। तो थैंक यू। ये आप अपने चार्ट में चेक कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।